वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एंड की करंट अफेयर्स जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ। फर्स्ट टॉपिक देखेंगे ओवरग्राउंड वर्कर्स, सेकंड देखेंगे मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है तो किस किस फील्ड में हमने यहाँ पे साइन की है। छोटी छोटी आर्टिकल्स है, एक पेज में कंप्लीट हो जाएगी। फिर न्यूज़ इन शॉर्ट है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ जो कि हमारी है ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो पहले ये समझिए कि न्यूज़ में क्यों है। जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है रिसेंटली उनको अरेस्ट किया गया है। 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स है जो कि आप देखोगे ग्रेनेड अटैक के लिए है, सीआरपीएफ कैंप के हैं। तो ग्रेनेड यहाँ पे अटैक किया गया है, उनके लिए 3 जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको अरेस्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस के द्वारा। तो बेसिकली समझते हैं कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स होते कौन हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कैटेगराइज़ किए है कि कोई भी लोग जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं उसको उन लोगों के द्वारा यहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन जो कि एक सेफ़ हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उनको पास कर रहे हैं या फिर कोई मैसेज उनको बता रहे हैं, कोई सस्पेक्टेड अगर मिलिटेंट्स है तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे कैटेगराइज हो जाएंगे किस में, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स में। ठीक है, तो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है मिलिटेंट विदाउट वेपन। इट मीन्स कि वो यहाँ पे वेपन नहीं लेकर आते, लेकिन सबसे बड़ी वेपन उनका वही है कि यहाँ के लोग जो है ना उनको एक रहने का जगह प्रोवाइड करते, उनको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा एक वेपन से भी ख़तरनाक है। तो सिस्टम यहाँ पे आप देखो कि जनरली ये रिक्रूट किए जाते हैं कि एक स्ट्रैटेजी यानी कि सिस्टमेटिक इंट्रामेंट जो होता है, जो कि आपका जो यूथ की जो रेडिकलाइजेशन होती है, जो यूथ को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है इन सारे सेक्टर्स में, जिसमें कि आप देखो कि सीरियस क्राइम करना हो या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करनी हो या फिर कुछ ऐसे मुद्दे को अंजाम देना हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए यूथ को यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। अगर ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करें तो इनका पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर मिलिटेंट्स बन सकते हैं आगे चल के। जैसे कुछ टेरर ग्रुप आप लोग देखते हो, ये हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, तो ये अचानक से थोड़ी बन गए, ये थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, इस तरीके का छोटे छोटे ग्रुप में ये बढ़ते गए और स्टार्टिंग से ही ये इस तरीके का काम करते रहे। पहले बिना वेपन के ये इस तरीके का काम किए, उसके बाद धीरे धीरे इनके पास हथियार आ गया, धीरे धीरे फिर इस तरीके के बड़े बड़े नेटवर्क से वो लोग जुड़ते हैं, जिसे ओवरग्राउंड यहाँ पे आपका वर्कर्स कहा जाता है। तो लेकिन इशू क्या है, इस तरीके की जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है इनको हैंडल करने में परेशानी क्या होती है। एक्चुअली एक्सट्रीम स्टेप्स जो है वो यहाँ पे अगर लिया जाए तो इससे क्या है, मिलिटेंसी इंक्रीज़ हो सकती है। जैसे अगर हम लोग यूथ को ब्लॉक कर दें कि आप लोग इस एक्टिविटीज़ में इंक्लूड ना हो, यानी कि कोई सस्पेक्टेड यूथ है जो कि ऐसा लगता है कि हाँ वो इस तरीके के वर्कर्स होंगे तो इस तरीके के एक्टिविटी में इंक्लूड है, तो उनको अगर स्टॉप कर दिया जाए और कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाए किसी इंडिविजुअल की चांसेस कि वो वापस से उस सोसाइटी में आए, तो प्रॉब्लम है कि अगर उनको सोसाइटी से ही बाइकआउट कर दिया जाएगा तो फिर वो इस तरीके का टेररिस्ट या फिर एंटी तो बन ही जाएंगे। सेकंड है कि नेगेटिव परसेप्शन है, यानी कि ऐसे ग्रुप के जो लोग होते हैं ना वो सरकार के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली आप देखो कि जो सरकार के विरुद्ध होते हैं उनको नहीं सही लगता है, वो इस तरीके के ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरीके का काम करते हैं। हार्डर है कि इनको ट्रैक करना। भाई साहब ये इतने तेज़ होते हैं ना कि आप देखो कि ये गड्ढे खोद के छोटे से पतली सी जो गड्ढे होते हैं रैट होल से भी ये निकल कर आते हैं और इनको इन्फॉर्मेशन जो है किसी मोबाइल इंटरनेट पे प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन इसका एक अलग ही रूट होता है इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। तो समटाइम्स ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे ग्रुप को ट्रैक करने का। लेकिन मेजर्स क्या क्या लिया जा रहा है कि ये ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं उनको टैकल किया जाए। तो सबसे पहली बात है कि हमें जॉइंटली यहाँ पे मैप लाना होगा जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स के लिए भी हो, टेररिस्ट के लिए भी हो, एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स है जो कि मल्टी एजेंसी एफर्ट्स के थ्रू लाए जाते हैं। तो इन सब के थ्रू जो यहाँ पे आपके इन सारे लोग हैं जो कि इस तरीके के ग्रुप में इंक्लूडेड है, उनकी एक मैप बनाने की ज़रूरत है। यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो यूथ है आज के डेट में युवा है उनके लिए एक ऐसा फोरम हो जहाँ पे वो पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर इश्यूज़ को फ्रीली डिस्कस कर सके। उनको अगर लगता है कि इस फील्ड में बुराई है तो वो बुरा बोल सकते हैं, अगर उनको लगता है कि सही है तो सही वो बोल सकते हैं। तो डिस्कशन के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दो, तब उनसे हो सकता है कि उनकी माइंड कहीं ना कहीं वॉश हो, उनको कहीं ना कहीं कुछ एक मिडिल पाथ मिल जाए, कुछ उनको सोल्यूशन मिल जाए। तो इस तरीके का काम करना चाहिए। साथ ही आप देखो कि एक लॉन्ग टर्म डी रेडिकलाइजेशन यहाँ पे इवॉल्व है, काउंटर रेडिकलाइजेशन पॉलिसी करने की ज़रूरत है कश्मीर में। आज के भी डेट में आप देखो कि आर्टिकल 370 हटाया गया है।
बट कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सरकार के हमेशा से अगेंस्ट रहते हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो कि संतुष्ट है आर्टिकल 370 हटाने से, फिर भी उनको भड़काया जाता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। साथ ही साइकोलॉजी और सोशल रिहैबिलिटेशन करने की भी ज़रूरत है, यानी कि कुछ लोगों की यहाँ पे बचपन से ही माइंड वॉश कर दिया जाता है। इवन आप लोगों को पता है कि फेसबुक हो गए और भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उसके थ्रू भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जिनकी माइंडसेट को चेंज किया जाता है और उनको फिर इस फील्ड में लाया जाता है। तो ज़रूरी है कि उनको रिहैबिलिटेट करने की ज़रूरत है, उनको फिर से काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। साथ ही इंटेलिजेंस बेस्ड जो स्टिंग ऑपरेशन है उसको लॉन्च करने की ज़रूरत है, और लॉन्च भी किया गया है। मतलब कि ये सारी जो है ना, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि सरकार के द्वारा जो मेजर्स लिए गए हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे बड़ा तो कोई आज के डेट में आप देखो कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अदर टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट होते हैं सोशल मीडिया में आज के डेट में, तो आपको पता है ऐसे भी फेसबुक वाला केस आप देख रहे हो कि वहाँ पे बताया गया है कि कई ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि भड़काने के लिए होते हैं, वायलेंस का कंटेंट है जो कि डिलीट नहीं होता, और जो न्यू यूज़र्स होते हैं उनको भी 70% जो है रिकमेंडेशन फेसबुक के एल्गोरिथम उनको करता है कि आप जो है वॉयलेंस वाले और हिंसक वाले इस तरीके के जो है वो कोट्स देखते हैं, मीम्स देखते हैं। तो इस तरीके का आप देखो कि सोशल मीडिया में ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट है जिससे ना चाह के भी लोग जो है वो गुस्सा करते हैं, वॉयलेंस करते हैं, तो उनको यहाँ पे डिस्करेज करने की ज़रूरत है। स्टेप्स क्या क्या लिया गया है इंडिया में जो कि ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं उनसे डील कर सके। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है ऑपरेशन ऑल आउट। जैसे ऑल आउट है जो कि रूम में आप जलाते हो, मच्छर ख़त्म होती है, वैसे ही ये सारे जो है ना हमारे देश के मच्छर है, तो इनको हटाना है। तो इसके लिए इसको 2017 में लॉन्च किया गया था, वो भी इंडियन आर्मी फोर्स के द्वारा, जिससे कि जो ये मिलिटेंट नेटवर्क है उसको एलिमिनेट कर सके और उनके ये ओवरग्राउंड जो वर्कर्स है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 का ये कानून है जो कि यहाँ पे एंटी नेशनल जो एलिमेंट है उसको बुक करने के लिए है, और ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी यहाँ पे बुक करने के लिए, जिससे कि आप देखो कि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो ग्रुप के लोग होते हैं, मेनली इनका काम ही ये होता है ना कि पीस भंग करना, शांति भंग करना, सिक्योरिटी पे आँच लाना। तो बेसिकली ये सारा काम नहीं होगा। ऑपरेशन सद्भावना है, गुडविल है, ये एक यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में लाया गया था, जिससे कि जो एस्पिरेशन है, यानी कि लोगों की जो एस्पिरेशन है इस तरीके के टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी से जो अफेक्ट होती है उसको मेनली यहाँ पे एड्रेस करना है, और मेनली फोकस करनी है कि कैसे ओवरऑल जो सोशल इंडाइसेस है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट है, हेल्थ केयर है, इन सारे फील्ड में जो है इम्प्रूव हो सके। तो ये सारा काम करना है। फिर है मिशन पहल आपका 2021 में लॉन्च किया गया था, इसी साल आपका लॉन्च किया गया है, जो कि इसमें क्या है ना कि ऑफिसर्स जो है वो फेस टू फेस यहाँ पे इंटरेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, वो भी कश्मीरी यूथ से, यानी कि कश्मीर में जितने भी यूथ हैं उनसे जाकर वो फेस टू फेस मिल रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं उसको सुन रहे हैं। एजुकेशन स्कॉलरशिप और लाइवलीहुड स्कीम है, जैसे कि उस्ताद हो गए, उड़ान हो गए, नई मंजिल हो गए। तो ये कुछ स्कीम है जिनके थ्रू उनको जो है एक बेनिफिट्स दिया जा रहा है कि आप लोग पढ़ाई में आगे आए, क्योंकि स्कॉलरशिप आपके आधी खर्चे जो पढ़ाई की वो सरकार उठा रही है। आपके यहाँ पे लाइवलीहुड जो है, रहने सहने का ढंग जो है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। वतन को जानो प्रोग्राम है, ये एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है कि हमारे देश को जानो, और इसमें क्या है कि स्पोर्ट्स है, सिविक एक्शन प्रोग्राम है जो कि CAPF के द्वारा इसको लाया गया है। साथ ही आप देखो कि ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ है उनको प्रोवाइड करने की बात की गई है। और कुछ ऐसे स्कीम है जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। देखिए इससे भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, आई थिंक इट वाज इन 2017 या 2018। ओके, तो ये इससे पूछा गया आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है। और साथ ही साथ ये हिमायत भी है आर्मी के द्वारा। यहाँ पे 100 नेशनल इंटीग्रेशन टूर को ये कंडक्ट किया गया है, वो भी यंग कश्मीर के लिए, जो भी हर एक साल ये किया जाता है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी यूटिलाइजेशन जो है वो आर्म फोर्सेस के द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ जो लोकल पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर की, उनके द्वारा किया गया है। तो देखिए सोशल मीडिया आज के डेट में मेन कॉज है जो कि इस तरीके के दंगों को और ज़्यादा अंजाम देते हैं। आप देखो कि जो ऑनर किलिंग हो रहा है उसमें भी सोशल मीडिया ही है, जो आप लोग देखते हो मॉब लिंचिंग हो रही है उसमें भी सोशल मीडिया ही है। तो हर एक जगह सोशल मीडिया का ये मिसयूज़ हो रहा है, इतने ज़्यादा वॉयलेंस दिखाया जा रहा है जिसके कारण ये सारी एक्टिविटीज़ जो है बढ़ चुकी है। अदर स्टेप्स क्या लिया गया है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के द्वारा, जिसमें आप देखो कि यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि जो पुलिस और पब्लिक है
हर एक वेरियस लेवल पे इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको बढ़ाना है। साथ ही जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो रियल टाइम बेसिस पे इसको जो है आपका शेयर करना है, कि जब जो भी चीज़ हो रही है उसको यहाँ पे इंटेलिजेंस के साथ उसको शेयर करना ज़रूरी है। इंटेंसिफाइड करना है जो एरिया डोमिनेंट है, यानी कि जो भी एक कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया कहते हैं। इट मीन्स कि वहाँ पे ऐसे ग्रुप के लोग जो है ज़्यादा रहते हैं, तो बेसिकली उन सारे एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही यहाँ पे ट्रैकिंग फ्लो करनी है कि एक्चुअली ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको फ़ंड कहाँ से जा रहा है। सबसे पहली बात है कि अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तभी वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और इस तरीके का एक्टिविटी जो है हमारे देश में कर रहे हैं, तो उनको फ़ंड कैसे जा रहा है, क्योंकि लीगल तरीके से तो जा नहीं रहा, इलीगल तरीके से जा रहा है। तो उस चीज़ को ट्रैक करना है और ये काम किसका है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का है, जो कि इस तरीके का काम करती है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फ़ंड कहाँ से दिया जाता है। तो ये कुछ काम यहाँ पे किया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको यहाँ पे किसी तरीके से एलिमिनेट किया जा सके। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है टेररिस्ट ऑपरेशन में, उनके द्वारा क्या रोल प्ले किया जाता है। सबसे पहले आप देखो कि उनको सेफ घर प्रोवाइड किया जाता है, जो भी मिलिटेंसी वगैरह है, और जो फंड वगैरह है उसको कलेक्ट करते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटी में वो इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉल्स नैरेटिव वो बिल्ड करते हैं। इट मीन्स कि यूथ के मन में जो है ना, दिमाग में, मन में वो गलत भावनाएं वो बैठाते हैं, लोगों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। साथ ही साथ जो है रिक्रूट करते हैं, एकदम लोकल जो वहाँ के यूथ होते हैं उनको रिक्रूट करते हैं और उनको यहाँ पर टेररिस्ट रैंक में लाते हैं। साथ ही मूवमेंट वगैरह उनके लिए एकदम से सारे रास्ते वगैरह वो क्लियर करते हैं कि आप आ जा सको, और जो लॉजिस्टिक है जैसे कि जितने भी हथियार वगैरह है वो उनके लिए अरेंज कराते हैं। और हिंड्रेंस भी जो क्रिएट होता है, यानी कि आप लोग देखो कि जो कुछ सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, तो उसमें जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है वो यही लोग करते हैं कि रुकावट पैदा करते हैं। तो ये सारा कुछ काम है जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स यहाँ पे करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि टेररिस्ट का ये छोटा ग्रुप है, एक दिन आकर ये ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्हीं की ग्रुप जो है एक बड़ा टेररिस्ट का आप देखते हो खिताब ले लेते हैं ये लोग। तो यही बात है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को ही हमारे देश में एलिमिनेट करना है, जिससे कि जो हमारे यूथ है वो बच सके, उनको सही डायरेक्शन मिल सके। साथ ही साथ हमारे देश में जो टेररिस्ट इतना ज़्यादा आतंक फैल चुका है उस चीज़ को हम लोग टैकल कर पाएंगे। ओके, तो क्या है ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये हम लोग समझ गए। और बेसिकली आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में ही ये सारे लोग जो है वहीं पे अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए बेसिकली वहीं से लिंक करके बात किया जा रहा है। क्या क्या इश्यूज़ है इनको हैंडल करने के लिए, मेजर्स क्या क्या लिया गया है और सरकार के द्वारा क्या क्या मेजर्स लिया गया है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आइए अब सेकेंड आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि है मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स। तो अभी ये न्यूज़ में है क्या, इसके बारे में पहले समझिए कि इंडिया में आप देखो कि जो हमारा बायलैटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है रशिया के साथ, वो अभी कंक्लूड हुआ है। जब ये एग्रीमेंट हम लोग यूके के साथ कर रहे थे, वो भी फाइनल स्टेज में। तो इसी के साथ साथ रशिया के साथ भी हमारा जो बायलैटरल है, इट मीन्स कि दो कंट्री के बीच में, दो सरकार के बीच में, दो कंपनी के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट होती है तो उसे हम लोग बायलैटरल कहते हैं। फाइन। तो रशिया के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसे कि RELOS कहा गया है, ये अभी हम लोग बहुत ही जल्दी साइन करेंगे। और रिलॉस जो है, इट मीन्स कि ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इसका कहने का मतलब है कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, जिसमें कि आप लोग देखो कि दो नेशंस जो है मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं जब भी वो एक दूसरे के पोर्ट्स में, बंदरगाह में, या फिर कोई बेसेस है, नेवल बेसेस है, या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है अगर एक दूसरे के कंट्रीज़ में, अगर वो वहाँ पहुँचते हैं तो मिलिट्री लॉजिस्टिक जो फैसिलिटीज़ है उनको वो इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि हमारे देश में मान लीजिए कि रशिया जो है हमारे किसी बंदरगाह में पहुंचते, जो भी हमारे यहाँ पे आप देखते हो कि सदर्न स्टेट में है, या फिर हमारा कहीं पे भी नेवल बेसिस है, या फिर कहीं पे भी हम लोग अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी भी चीज़ का इंस्टॉलेशन किए, तो अगर रशिया वहाँ पहुँचते हैं ना, तो रशिया के द्वारा भी जो मिलिट्री लॉजिस्टिक फैसिलिटी है, इट मीन्स कि मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी सामान का आपका जो लॉजिस्टिक वे में होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह है, तो उसको भी आराम से वो यूज़ कर सकते हैं। सेम हमारे द्वारा भी रशिया की कहीं पे भी अगर नेवल बेसिस वगैरह है तो उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का एग्रीमेंट जो है हम लोग यहाँ पे रशिया के साथ किए। इट मीन्स कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। याद आप लोग कैसे रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग एग्रीमेंट जो है वो US के साथ भी किए हैं। US की 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, तो उनके साथ भी हम लोग इस तरीके का लॉजिस्टिक वाला किए। तो इसलिए आपको यहाँ पे R फॉर देखना है कि रिलॉस है, तो रिलॉस नाम से कोई भी हम लोग US के साथ नहीं किए। तो उसमें कॉमकासा है US का, आप देखोगे तो कॉमकासा है, एक G से स्टार्ट है, बेका है, ठीक है, लेमुआ है, LEMOA, एक सेकेंड, ये है।
लॉजिस्टिक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये है हम लोग यूएस के साथ किए, लेकिन आप रशिया के साथ देखो तो ये RELOS है, इट मीन्स कि R फॉर यहाँ पे रशिया हो जाएगा, R फॉर रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ओके। अब ये समझिए कि बेसिकली ये मिलिट्री लॉजिस्टिक जो एग्रीमेंट है ये है कैसा एग्रीमेंट। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की बात की जाती है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि कोई हमारी शिप है वो रशिया के पोर्ट्स तक पहुँची है, कोई बंदरगाह तक पहुँची और हमारे शिप की फ्यूल ख़त्म हो गई, तो फ्यूल यहाँ पे भरवानी है, या फिर कोई राशन ख़त्म हो गई, बहुत बड़ी शिप होती है जो कि कई महीनों तक का वो खाना अपने शिप में ही स्टोर करके चलते हैं। तो मान लीजिए कि शिप में जितने भी लोग हैं उनके हिसाब से खाना कम पड़ गया, तो उस खाने को लेना है, तो राशन हो गया, कोई स्पेयर पार्ट यहाँ पे ख़राब हो गई या फिर कोई स्पेयर पार्ट को यहाँ पे लेनी है, या फिर मेंटेन करना है एक दूसरे की वॉरशिप को, मिलिट्री एयरक्राफ्ट को या फिर ट्रूप्स को, ठीक है। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं एक दूसरे के कंट्रीज़ में अगर हम लोग पहुँचते हैं तो। साथ ही आप लोग देखो कि जॉइंट एक्सरसाइजेस भी बहुत होती है, हमारी और रशिया के बीच में भी जॉइंट एक्सरसाइज होती है, तो उसमें भी हम लोग एक दूसरे की जो है पोर्ट वगैरह, नेवल बेसिस वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। अगर हम लोग मान लीजिए कि रशिया से होकर गुजर रहे लेकिन रशिया के साथ इस तरीके की मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन नहीं किए, तो हम लोग रशिया के किसी भी पोर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हम लोग को नियर बाई कोई भी कंट्रीज़ की जो हम लोग यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए हैं लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, उनका हम लोग को यूज़ करना होगा। जैसे यूएस का जाकर यूज़ करना होगा, क्योंकि यूएस में हम लोग LEMOL को हम लोग यहाँ पे साइन कर रखे हैं। तो इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, ओके। साथ ही यहाँ पे क्या है कि क्या बेनिफिट होता है अगर हम लोग इस तरीके के एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो इससे आप लोग समझ रहे हो कि हमारी जो मिलिट्री रिच है वो हम लोग एक्सपेंड कर पा रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं। स्पेशली जो मैरीटाइम ओवर रिच है या फिर बहुत सारे रीजन में हमारी इन्फ्लुएंस है, जैसे कि अब हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ अगर हम लोग निकल रहे हैं नॉर्थ साइड में और रशिया से गुजरेंगे तो हम लोग को वहाँ पे अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स कि हम लोग वहाँ पे भी जो है रिफ्यूल करा सकते हैं, या फिर हम लोग जो है वहाँ पे राशन ख़त्म हो गया तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरीके की बात है। इट मीन्स कि हमारी जो रिच है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है। देखिए यहाँ पे आपका इस चीज़ को जिक्र किया गया, इसको लेमुआ कहते हैं। कहने का मतलब है कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, जिसमें कि हम लोग जो है यूएस की मिलिट्री फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही इंडिया जो है अपनी फैसिलिटीज़ को रिफ्यूल भी करा सकते हैं। और ये फैसिलिटी हम लोग को कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जिबूती है, देगो गार्सिया है, गुआम है और सुबिक वे है। तो ये सारे रीजन है जहाँ पे हम लोग जो है ये सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। और ये एग्रीमेंट आप देखो फ्रांस के साथ है, जिससे कि हमारा साउथ वेस्टर्न जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पे भी हमारे रीच बढ़ चुकी है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इससे टाइम और कॉस्ट जो है वो दोनों सेव होता है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि हम लोग को रिफ्यूल कराने के लिए वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे हमारा जिस कंट्रीज़ के साथ अगर एग्रीमेंट है तो वहाँ हम लोग जाएंगे। मान लीजिए रशिया से क्रॉस हो रहे तो रशिया में रुक के करा लिए, यूएस से क्रॉस हो रहे तो यूएस में हम लोग जो रिफ्यूलिंग वगैरह करा लिए। तो इससे क्या हुआ कि हमारा टाइम भी बच गया और कॉस्ट भी बच गया। साथ ही इससे कॉपरेशन भी इन्हेंस होता है। एक दूसरे की जब भी आप मदद करते हो इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर द मैटर, तो इसमें क्या होती है ना कि हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो इससे हमारी कॉपरेशन भी बढ़ती है, हमारी रिलेशन भी बेटर होती है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्या होता है कि कंट्रीज़ को काफ़ी परमिट भी किया जाता है कि आप यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पावर है वो इंटरनेशनल वाटर से जो बॉर्डर वगैरह है उससे भी आपका दूर रहता है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होती है ना कि ये स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही इंडियन नेवी को भी एक एज मिल जाता है। इस तरीके के एग्रीमेंट से क्या होती है कि हमारी जो ऑपरेशनल टर्न अराउंड है वो काफ़ी इन्हेंस होती है। इट मीन्स कि हम लोग सिर्फ अपने देश में या फिर इंडियन ओशन में ही नहीं इसको ऑपरेशन करते, ये हम लोग और भी ओशन में और भी देश में हम लोग अपने ऑपरेशन को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं। कंसर्न क्या है, देखिए अगर हम लोग मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किसी कंट्रीज़ के साथ अगर साइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती है, कहीं ना कहीं रिस्क भी होता है। इससे क्या होती है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फिर रीओरिएंटेशन करनी होती है। जैसे इंडियन फॉरेन है और मिलिट्री पॉलिसी है, इसमें क्या होगा कि अब फिर से इसको देखना होगा। इट मीन्स कि जो दूसरी देश है, जैसे कि हम लोग जिसके साथ पार्टनर किए, अभी रशिया के साथ किए, तो रशिया के साथ क्या लाइक्स डिसलाइक्स है उसको देखते हुए हम लोग को अपने फॉरेन पॉलिसी में चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे हम लोग लेमुआ साइन किए थे यूएस के साथ, तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेडिशन जो फ्रेंडशिप है रशिया के साथ उसको देखना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारी जब हम लोग रशिया यूएस के साथ हमारी रिलेशन बेटर हो रही थी तो रशिया हमसे हर्ट हो रहा था। इसी वजह से आप देखो कि रशिया की आज की डेट में झुकाव जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग का दोस्त जो है वो रशिया शुरू से, तो हम लोग रशिया के साथ अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन जिस भी कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं उस कंट्रीज़ के लाइक्स डिसलाइक्स को देखते हुए चेंजेस करने होते हैं। साथ ही जुरिस्डिक्शन की भी इशूज़ निकल कर आती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें
कि क्या जो रिस्ट्रिक्शंस जो है इलीगल बिहेवियर में आपका पार्टनर नेशंस में फॉल करता है, वो हमें नहीं पता है। जैसे आप देखो कि हम लोग अपने तरीके से हमारे देश का जो कानून है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और दूसरे देश की जो कानून है मैरीटाइम को लेते हुए, इस तरीके से ओशन वगैरह को लेते हुए, तो वो हमें नहीं पता होता है। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि जुरिस्डिक्शन इश्यूज़ निकल कर आते हैं। और थर्ड यहाँ पे सबसे मेन बात होती है सॉवरेनिटी इशू। जैसे कि लेमो है, तो ये काफ़ी इसकी क्रिटिसिज्म हुई थी, और इसमें ये हमें जो है ना काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था भारतवासियों को, क्योंकि हम लोग यूएस के साथ इस तरीके की ज्वाइन किए थे, तो इस साइन किए थे, तो इससे क्या हुआ था ना कि काफ़ी हद तक इसको क्रिटिसिज्म किया जाता है। और जो यूएस बेस का जो इस्टेब्लिशमेंट है कंट्री में, तो इससे क्या होता है कि यूएस जो है वो परमिट करते हैं कि अपने ऑपरेशन को इंडियन सॉइल से ही लॉन्च कीजिए। तो प्रॉब्लम यही हुई कि यूएस के साथ हम लोग लेमुआ को जो साइन किए, तो उससे क्या हुआ कि हम लोग को यूएस कंट्रीज़ को भी यूएस को इस तरीके का परमिट करना पड़ा कि आप लोग भी आइए और हमारे इंडियन सॉइल से आप लोग अपने ऑपरेशन को लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर कोई कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ हमारे देश की मिट्टी से अगर वो अपने कोई ऑपरेशन को लॉन्च करती है, तो हमारी सॉवरेनिटी इशू निकल कर आती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। बट कंक्लूजन में ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो अपने कंक्लूडिंग जो मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स है, वो भी फॉर मोर देन अ डिकेड इसको देख सकते हैं। बट फिर भी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आज के डेट में चेंज हो रही है, और चाइना जिस तरीके से इंडिया को इम्प्रेस कर रहा है लाइक माइंडेड पार्टनर्स लेकर, जो कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन में है, तो उस तरीके से अगर हम लोग लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो वो एक बेटर मूव्स है। और ये जो एक छोटे मोटे कंसर्न्स है उसे हमें देखकर चलना होगा। हम लोग की लॉजिस्टिक एग्रीमेंट अभी तक आपने यूएस और रशिया के साथ देखा। अभी आप लोग देखो कि इंडिया इस तरीके के एग्रीमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के साथ कर रखे, जो कि हम लोग चारों कंट्री मिलके एक क्वाड कंट्री है। साथ ही साथ इसके अलावा फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया भी है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो करेंटली हम लोग अभी उस प्रोसेस में है जहां हम लोग इस तरीके के एग्रीमेंट को यूके के साथ फाइनलाइज़ करें, और दूसरे पार्टनर्स जैसे कि वियतनाम है, तो उनके साथ भी हम लोग अभी बातें कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि आगे चलकर हम लोग यहाँ पे वियतनाम के साथ भी इस तरीके का जो है मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि नहीं। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट विच इज़ न्यू, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाई होगी। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज इन शॉर्ट्स की छोटी छोटी यहाँ पे आर्टिकल है। फर्स्ट है थिएटर कमांडर्स विल रिपोर्ट टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो पब्लिकली इंडियन मिलिट्री डेलिब्रेशन को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो खुद को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करे एज ए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। थिएटर कमांड के बारे में मैं पूरी आर्टिकल डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप कि ये आर्टिकल मुझे लगता है जून या इससे पहले मई या जून मंथ में था, ठीक है आई थिंक। तो आप लोग इसको स्टडी किए होंगे, क्योंकि जुलाई मंथ की जो सिक्योरिटी वाली लेसन्स है वो अभी बची हुई है, अगस्त की भी बची हुई है, तो ये सितंबर की है, इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है कि जून या मैं मार्च में मई में आपके साथ ये डिस्कस की हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जिसमें कि क्या है कि हमारे यहाँ की जो 3 मेजर बॉडी है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है, और उसके लिए एक कॉमन आपका कमांड बनाया गया है जिसको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहा गया है। ओके, तो ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ये क्या है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को, जो 3 सर्विसेज की कैपेबिलिटीज़ है उनको यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा, और ये अपने रिसोर्सेज को, जो भी कहीं युद्ध होता है या फिर कोई ऑपरेशन चलानी होती है, तो उसमें जो रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ करना होता है वो यहाँ पे बेटर तरीके से हो पाएगा, ठीक है। और साथ ही इसको कौन प्रपोज किया गया है, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को प्रपोज किया गया है कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा, साथ ही DB सेकेतकर कमेटी। तो ये दोनों कमेटी याद रखना है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 17 सिंगल सर्विस कमांड है जो कि करेंटली एग्जिस्ट कर रही है, और ये आपका 4 जियोग्राफिकल कमांड के साथ इसको कंबाइन किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको वेस्टर्न थिएटर कमांड देखने को मिलेगा, क्योंकि वो वेस्टर्न साइड में। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर है यहाँ पे नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, और इसी के साथ अगर हम लोग मैरीटाइम कमांड देखें जो कि इंडियन ओशन रीजन वाला है, ये आपका साउथ वाला है, तो उसको मैरीटाइम कमांड कहा गया है। आइलैंड कमांड है क्योंकि हमारा अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है, तो वहाँ पे इसको फंक्शनल करने के लिए हम लोग यहाँ पे आइलैंड कमांड कह दिए, ठीक है। एयर स्पेस और साइबर वॉर भी है, ये 5th और 6th यहाँ पे इंटीग्रेटेड आपका थिएटर कमांड होगा। तो अभी यहाँ पे 4 कमांड है हमारे यहाँ, तो इसको ध्यान रखना है। सीडीएस की बात करूँ, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनके द्वारा कहा गया है कि भारत अभी आगे और देख रहे हैं कि हम लोग न्यू रॉकेट फोर्सेस को मिसाइल्स के लिए इसको अभी लेकर आएंगे। साथ ही अगर सीडीएस के बारे में देखें, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के, और सारे सर्विस को लेकर, जो तीनों सर्विस है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी,
तो इन तीनों के एक कॉमन आपको देखने को मिलेगा, एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ जो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, इन्हीं के जैसा ये काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट एज। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि यस आपका यहाँ पे दिया गया जून मंथ में। ओके, तो प्लीज़ जून मंथ की जो सिक्योरिटी वाली लेसन है उसको आप लोग रेफर ज़रूर कीजिए, उसमें आपका इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस की हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हेलिना, तो हेलिना स्टैंड्स फॉर हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हेलिना जो है ये तीनों ट्रायल को कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो सिस्टम होती है इसमें क्या होता है कि फायर एंड फॉरगेट, इट मीन्स कि आप फायर करो और भूल जाओ, पहले ही इसमें टारगेट सेट कर देना होता है कि कहाँ पे फायर करना है। तो एक बार आप यहाँ से फायर कर लो और उसके बाद भूल जाओ, ये जो भी टारगेट आपने सेट किया है वहीं पे जाकर ये ब्लास्ट करेगा। तो ये इंडक्ट किया गया हमारे इंडियन आर्मी में और इसको कहा गया है ध्रुवास्त्र। ठीक है, और इसका वेरिएंट है जो कि ध्रुवास्त्र है तो वो इंडियन एयरफोर्स में है, लेकिन हेलिना कहाँ है, इंडियन आर्मी में है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान रखना है। फीचर्स क्या है, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में जो भी टेक्नोलॉजी बन रहे हैं तो वो ऑल वेदर डे और नाइट कैपेबिलिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में ये काम करेगा, नाइट में नहीं करेगा, क्लाउडी वेदर में नहीं करेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट में नहीं करेगा। तो ऑल वेदर टाइप की जो है यहाँ पे अभी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। मिनिमम रेंज आप देखो तो 500 मीटर है और मैक्सिमम रेंज 7 किलोमीटर है। ओके, एक्सरसाइज जो भी न्यूज़ में रहे हैं उसे देख लेते। JAPAD एक्सरसाइज है, ये वन ऑफ द थिएटर लेवल एक्सरसाइज है रशियन आर्म्ड फोर्सेस का, और मेनली ये फोकस करेंगे जो टेररिस्ट के अगेंस्ट में जितनी भी ऑपरेशन होती है उसी को देखते हुए। ठीक है, और हम लोग भी इसके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, तो JAPAD एक्सरसाइज याद रखना है। नेक्स्ट है सिम्बेक्स, तो 28th एडिशन देखने को मिला है। S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया एंड मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि साउथ चाइना सी में आपका कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो एक्सरसाइज सूर्य किरण है। सूर्य किरण हमारे और नेपाली जो आर्मी है उनके बीच में ये एक्सरसाइज होती है। ऑसिनडेक्स है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन नेवीज़ है। समुद्र शक्ति की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशियन नेवी है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं समुद्र शक्ति के 3rd एडिशन में। SCO है जो कि आपका देखिए एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021 है, तो ये 6th एडिशन है और ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज है जो कि यहाँ पे साउथ वेस्ट रशिया में हुआ है। और पार्टिसिपेंट कौन कौन है, इट मीन्स कि SCO मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। SCO में आपको याद रखना है कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सारे तान हैं यहाँ पे। ओके, तान कहने का मतलब है कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। और अफगानिस्तान इसके परमानेंट मेंबर नहीं है, अफगानिस्तान अभी ऑब्जर्विंग मेंबर कंट्री में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे एक्सरसाइजेस न्यूज़ में है तो इसको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी लेसन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग इन्वायरमेंट को देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेली यहाँ पे 4 बजे अगर आपको भी ना इसकी करंट अफेयर्स मैगजीन्स देखनी है तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलती हूँ कल इसी टाइम पर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।